नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज का सत्र भी हमारा कहानियों पर ही आधारित होने वाला है और आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित दो कहानियां, जिनमें से एक कहानी है राही, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है, और दूसरी कहानी है कानों में कंगना, जो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। दोनों ही कहानियों की भावभूमि बिल्कुल भिन्न है। एक ओर राही में जहां लेखिका समाज, देश के उत्थान के विषय में प्रश्न उठाती हैं, चिंतन करती हैं, वहीं दूसरी ओर राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना कहानी के माध्यम से प्रेम और वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कानों में कंगना कहानी की। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। साधारण सा प्रश्न कई बार ऐसे ही रैंडम पूछ लिया जाता है कि कानों में कंगना कहानी किसके द्वारा रचित है, तो आपको याद रहना चाहिए, नाम लंबा जरूर है लेकिन आपकी स्मृति में हमेशा ताजा रहना चाहिए, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। आपका जन्म 10 दिसंबर 1890 को हुआ। ध्यान देंगे, 1890 के वर्ष में आप जन्मे, यानी 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उससे 5 वर्ष बाद आपका जन्म हुआ, यानी राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में ही आप जन्मे। जन्म स्थान आपका था शाहाबाद नामक स्थान, जो कि बिहार में स्थित है। आपके पिता का नाम था राजा राज राजेश्वरी सिंह प्यारे, यानी कि आप एक राज परिवार से संबंध रखते थे। आपका निधन 24 मार्च 1971 को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, जैसा कि उस समय का चलन था दोस्तों, घर पर ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने विभिन्न उच्च कोटि की, उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में जाकर शिक्षा प्राप्त की। आपकी जो एंट्रेंस की परीक्षा है वो आपने 1907 में आरा जिला स्कूल से की। 1909 और 10 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से एफए की पढ़ाई की। एफए उस समय की एक डिग्री होती थी जो बीए से पहले की जाती थी। 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से आपने बीए किया और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में एमए किया। 1907 में देखिए, एक और बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस समय वे अल्पवयस्क थे, यानी बहुत ही छोटे एक बालक थे, उसी समय उनके पिता का निधन हो गया और उस समय अंग्रेजों का जमाना था और ये नियम था, ये कानून था कि जब भी कभी कोई राज परिवार का सदस्य अपने पिता से दूर हो जाएगा, यानी उसके पिता का निधन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी पूरी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स को चली जाएगी, यानी अंग्रेजों के अधिकार में रहेगी, क्योंकि वो अल्पवयस्क बालक उसे संभालने के योग्य नहीं होगा। तो यही स्थिति हुई राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के साथ। 1907 में वे जो संपत्ति उनके पिता की मृत्यु के बाद कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास चली गई थी, 1907 में जब वे 17 वर्ष के हुए, यानी वयस्क हुए, तब उन्हें वह उनकी रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त होकर वापस प्राप्त हो गई और वे उस रियासत के स्वामी बन गए। 1920 में अंग्रेज सरकार ने आपको, यानी राधिका रमन प्रसाद सिंह को, राजा की उपाधि से विभूषित किया, यानी इनके नाम के आगे जो राजा शब्द लगा हुआ है वो उनकी उपाधि है जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें दी गई। ये उनके राज परिवार का संकेतक नहीं है। आगे चलें। कालांतर में वे CIE की उपाधि से भी अलंकृत किए गए और काफी लंबे समय तक वे आरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मनोनीत हुए और इस पद पर उन्होंने प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में कई वर्ष तक सक्रिय रूप से कार्य किया, यानी लगभग 1927 से 1935 तक के समय में आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इस पद पर, यानी भारतीय अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, उन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर आपने बिहार हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। 1935 में आप अपने रियासती जिम्मेदारियां जो भी थीं उनको अपने छोटे भाई राजीव रंजन प्रसाद को देकर स्वयं सृजन कार्य में लीन हो गए, यानी साहित्य साधना के प्रति पूरी तरह से आप समर्पित हो गए।
1920 में बेतिया में संपन्न, बेतिया एक स्थान का नाम है बिहार में, बेतिया में संपन्न हिंदी साहित्य सम्मेलन के दूसरे वार्षिक अधिवेशन के ये अध्यक्ष बनाए गए, मनोनीत किए गए। 1936 में ही बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष भी मनोनीत हुए। अब बात करते हैं दोस्तों उनकी कृति परिचय की। तो बहुआयामी साहित्य सृजन किया इन्होंने, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी, संस्मरण भी लिखे, कुछ लघु उपन्यासों का सृजन भी इन्होंने किया। तो हम नजर डालते हैं उनकी कुछ एक प्रमुख कृतियां जो प्रामाणिक रूप से हमें उपलब्ध होती हैं। इनके कहानी संग्रहों के नाम है, सबसे पहले कुसुमांजलि, उसके बाद अपना पराया, फिर गांधी टोपी और धर्मधुरी। उसके बाद उन्होंने जो उपन्यास लिखे उनमें है राम रहीम जो 1936 में प्रकाशित हुआ, पुरुष और नारी 1939 में प्रकाशित हुआ, सूरदास 1942 में प्रकाशित हुआ, संस्कार 1944 में, पूरब और पश्चिम 1951 में, चुंबन और चांटा 1957 में। उनके कुछ महत्वपूर्ण लघु उपन्यासों के नाम है नवजीवन जो 1912 में प्रकाशित हुआ, तरंग 1920 में प्रकाशित, माया मिली न राम 1936 में प्रकाशित, मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964 में प्रकाशित, अपनी अपनी नजर अपनी अपनी डगर 1966 में प्रकाशित हुआ। राधिका रमन प्रसाद सिंह ने कुछ नाटक एवं संस्मरण भी लिखे। बिहार की प्रसिद्ध मासिक हिंदी पत्रिका उन्हीं के संरक्षण में, जिसका नाम था नई धारा, उन्हीं के संरक्षण में प्रकाशित हुई। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के साथ किस पत्रिका का नाम जुड़ा हुआ है, वो है नई धारा, जो कि बिहार से प्रकाशित होने वाली एक हिंदी की मासिक पत्रिका थी। अब इनको समय समय पर पुरस्कार और सम्मानों से भी अलंकृत किया गया। 1969 में मगध विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। 1970 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब बात आती है इनके द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना की। बहुत ही अलग पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेम और वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली कहानी है। 1913 में यह कहानी इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। लेखक के कुसुमांजलि नामक कहानी संग्रह में संकलित है। ये तथ्य आपको कंठस्थ कर लेने हैं। कौन से कहानी संग्रह में है? कुसुमांजलि में। प्रकाशन वर्ष है 1913 और कौन सी पत्रिका है? इंदु पत्रिका। प्रेम एवं वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली एक मर्मस्पर्शी कहानी है और इस कहानी की शैली है कथावाचन शैली। जैसे हम अपने साथ बीती किसी भी घटना को अपने किसी मित्र को या पारिवारिक जनों को सुनाते हैं तो वो जो किस्सा गोई शैली है, उसी शैली में इस कहानी की रचना की गई है, जिसे कहा जाता है या तो किस्सा गोई शैली कहेंगे या कथावाचन शैली कहेंगे। कहानी के प्रमुख पात्र हैं किरण, कहानी की नायिका है, और ये एक योगीश्वर हैं, उनकी पुत्री हैं। दूसरे पात्र हैं नरेंद्र जो किरण के पति हैं, कहानी के नायक हैं, और योगीश्वर जो किरण के पिता हैं, उनके शिष्य हैं। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु हैं और किरण के पिता हैं। जूही इनकी सेविका है। अब बात आती है प्रमुख घटनाओं की जो इस कानों में कंगना कहानी में घटित हुई। सबसे पहले तो हमको यह जानना चाहिए दोस्तों कि ऋषिकेश के निकट एक सुंदर वन है, उसमें कुटिया बनाकर के योगीश्वर अपनी पुत्री किरण के साथ रहते हैं। दूसरी बात, योगीश्वर जो है वो नरेंद्र नाम का जो नायक है कहानी का, उसके पिता के बाल सखा हैं, और यही कारण है कि नरेंद्र के पिता उनसे कहते हैं कि तुम योगीश्वर के पास जाओ और उनसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करो। तब से नरेंद्र नियमित रूप से योगीश्वर के पास धर्म ग्रंथों के अध्ययन हेतु जाने लगता है। नरेंद्र का नियमित रूप से धर्म ग्रंथों के अध्ययन हेतु योगेश्वर के पास जाना। कानों में कंगना क्या है? संवाद से। ये संवाद है कहानी जहां से शुरू होती है। ये वो पंक्ति है, पहली पंक्ति, जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। नरेंद्र पूछता है किरण से कानों में क्या है। संवाद से नायक और नायिका में बातचीत होती है और कहानी भी यहीं से शुरू होती है। भोली भाली कन्या किरण के प्रति नरेंद्र का आकर्षण दिनों दिन बढ़ता जाता है। एक दिन शायद योगीश्वर, कहानी में इस तरह का जिक्र नहीं है, लेकिन पाठक अपनी तरफ से कुछ अनुमान भी लगाया करते हैं, तो ऐसा ध्वनित होता है, ऐसा संकेतित होता है इस कहानी में कि योगीश्वर को संभवतः नरेंद्र के किरण के प्रति आकर्षण के विषय में कुछ जानकारी मिल गई थी, और यही कारण है कि एक दिन जब वे किरण को कुछ पढ़ा रहे थे, उसी समय नरेंद्र अध्ययन के लिए आता है।
और योगीश्वर कहते हैं उससे कि नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। और ये कहकर किरण का हाथ नरेंद्र के हाथ में दे देते हैं और पूरी तरह से किरण का दायित्व इस प्रकार वे किसको सौंप देते हैं, नरेंद्र को सौंप देते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद प्रेम और आनंद का उनका जीवन प्रारंभ होता है और वे मुरादाबाद नामक स्थान पर, विवाह के बाद किरण और नरेंद्र कहां रहे, मुरादाबाद में रहे और 2 साल तक बहुत ही अच्छा आनंदपूर्ण सुखमय जीवन दोनों व्यतीत करते हैं। आगे चलते हैं। एक दिन नरेंद्र का एक मित्र है मोहन, उसके यहां नृत्य का कार्यक्रम होता है और नरेंद्र को आमंत्रित किया जाता है। नरेंद्र वहां जाता है और उसकी मुलाकात होती है किन्नरी नाम की एक नर्तकी से। वह बहुत सुंदर है, रूपवती है, उसके रूप पर आसक्त हो जाता है नरेंद्र। फलतः क्या होता है कि किन्नरी को प्रसन्न करने के लिए नरेंद्र किरण के सभी वस्त्र और आभूषण, कीमती वस्त्र और आभूषण एक एक करके उसे प्रसन्न करने के लिए उपहार में देता रहता है। और इस प्रकार किरण बहुत समय तक तो इस बात को जान नहीं पाती, लेकिन इस प्रकार जब पूरे वस्त्र और आभूषण उसके लुटा दिए जाते हैं, उसके बाद किरण को यह एहसास होता है। एक दिन किरण के समक्ष ये राज खुल जाता है और वो जैसे ही इस राज से परिचित होती है तो वह चोट खाकर, आहत होकर, पछाड़ खाकर भूमि पर गिर जाती है और उसके हृदय में इस घटना को जानकर इतनी चोट पहुंचती है कि वह निरंतर अस्वस्थ रहने लगती है। एक दिन नरेंद्र जल्दी से आता है हड़बड़ी में और उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किरण का स्वास्थ्य कैसा है, उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। वो उसे सेविका के भरोसे छोड़ करके अपनी विलासिता में डूबा रहता है। तो वो आता है क्योंकि उसे उपहार देना है किन्नरी को और वो जानता है कि किरण के पास अब कोई भी आभूषण शेष नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो इस अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई आभूषण बचा है। किरण कानों में कंगना की ओर इशारा करती है और यही वो बिंदु है दोस्तों जो इस कहानी की कथा वस्तु को सशक्त रूप में पाठकों के समक्ष अभिव्यक्त करता है और यही घटना, यही बिंदु कहानी के शीर्षक का आधार भी है। कानों में कंगना देखकर नरेंद्र को उसके साथ बिताए निश्चल प्रेम के क्षण याद आ जाते हैं। जब कहानी की शुरुआत हुई थी, उनके प्रेम की शुरुआत हुई थी और उसने कहा था कि मैं इस पल को जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा, तो वो सारे क्षण उसे याद आ जाते हैं। पर अब पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था, क्योंकि कानों में कंगना की ओर इशारा करके अस्वस्थ किरण मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। अब बात आती है महत्वपूर्ण संवादों की। तो देखिए, शुरुआत का जो संवाद है, जहां से कहानी प्रारंभ होती है, वो संवाद कुछ इस प्रकार है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? ये किसने कहा? ये नरेंद्र ने पूछा। उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। यहां से कहानी की शुरुआत होती है और यही वो बिंदु है जहां से शीर्षक कहानी की कथा वस्तु में अपनी पैठ बनाने लगता है, अपनी जड़ें जमाने लगता है। और दूसरी बात, कहानी की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। दोनों की ये पहली बातचीत है और यहीं से उनका परिचय धीरे धीरे गहरा होता जाता है। दूसरा संवाद है, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी, यह भीतर तक पैठ गई। यानी ये जो प्रेमपूर्ण संवाद है, ये नरेंद्र के हृदय में बैठ जाता है, क्योंकि उसका आकर्षण किरण के प्रति दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और उसी संदर्भ में वो ये कथन कहता है। आगे चलें। दूसरे दिन में नरेंद्र बता रहा है, क्योंकि कथावाचन शैली में लिखी गई है कहानी, तो दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वे उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी, यानी किरण का हाथ उसके हाथ में रख दिया। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी और उनकी आंखों से अश्रुधारा, योगेश्वर की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें चुपके से निकल पड़ी। अगला संवाद है, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी बच रहा है। ये वो संवाद है जब कहानी अपने चरमोत्कर्ष की ओर
आगे बढ़ रही है। किरण अस्वस्थ है क्योंकि वो जान चुकी है कि किन्नरी के साथ उसके पति नरेंद्र का प्रेम प्रसंग चल रहा है और जितने भी उसके वस्त्र और आभूषण घर से गए हैं वे उसी को उपहार के रूप में दिए गए हैं। दूसरी ओर नरेंद्र को आवश्यकता है किसी एक आभूषण की जिससे कि वो किन्नरी को उपहार में उस आभूषण को देकर उसे प्रसन्न कर सके। तो ऐसी स्थिति में वो दौड़ता हुआ घर में आता है और पूछता है, किरण किरण तुम्हारे पास कोई गहना भी बच रहा है क्या? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी क्योंकि अस्वस्थ है किरण, तो उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही। लेकिन नरेंद्र वासना के दलदल में इतना फंस चुका है कि उसे किरण की अस्वस्थता दिखाई ही नहीं देती और यही कारण है कि बहुत हल्का सा स्वर किरण के कंठ से निकलता है दुर्बलता के कारण और वो हाँ में जवाब देती है। कहां है अभी देखने दो। फिर भी वो नहीं पूछता कि किरण तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारे लिए कोई उपचार की व्यवस्था करूं या ना करूं, बल्कि पूछता है कि कहां है वो आभूषण, मुझे उसे अभी देखना है। उसने धीरे से घूंघट सरकाकर कहा, वही कानों का कंगना। और क्या उसने दिखाया? अपना घूंघट, अपना साड़ी का पल्लू जो सिर पर उसने डाला था उसे हटाकर उसने कानों में जो कंगन पहने हुए थे वो वहां हटा दिए, तो दिखा दिए उसे। यानी कहानी कानों में कंगना की चर्चा से ही शुरू हुई और कानों में कंगना की चर्चा पर ही समाप्त होती है। सर तकिए से ढल पड़ा और जैसे ही उसने दिखाया वो समझ गई कि ये क्यों आभूषण मांग रहे हैं, यानी इन्हें अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेयसी किन्नरी को आभूषण उपहार में देना है और ये उसकी दुर्बल शरीर को चोट पहुंचाने के लिए काफी था। और यही कारण है कि उसका सिर कंगना, कानों में कंगना दिखाते ही तकिए से नीचे ढलक गया, उसकी आंखें बंद हो गई और वह जीवन रेखा कहां चली गई? क्या इतने के लिए ही अब तक ठहरी थी और उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और नरेंद्र मन में यह सोचता है कि क्या ये सिर्फ कानों में कंगना बताने के लिए ही अब तक जीवित थी। ये अंतिम संवाद है इस कहानी का। चढ़ा नशा उतर पड़ा और जैसे ही उसने किरण को मृत होते देखा, मृत्यु के मुख में जाते देखा, तो उसके आंखों पर जो वासना का नशा था, कौन से नशे की बात की जा रही है? वासना के नशे की बात की जा रही है। जो वासना का नशा था वो उतर गया और सारी बातें सूझ गई, यानी सब कुछ उसे अब सूझने लगा, यानी अच्छी तरह समझ में आने लगा, दिखाई देने लगा। आंखों पर की पट्टी खुल गई। कौन सी पट्टी खुल गई? वासना की पट्टी खुल गई। जिस वासना की पट्टी के बंधे होने के कारण उसे किरण की अस्वस्थता, उसके हृदय में व्याप्त वेदना दिखाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। लेकिन इस पट्टी के खुलने में बहुत देर हो गई क्योंकि अब किरण की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी, वो मृत्यु की गोद में समा चुकी थी और अब नरेंद्र के जीवन में केवल और केवल एक अंधकार ही व्याप्त रह गया था। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? ये इस कहानी का पहला संवाद है और ये इस कहानी का आखिरी संवाद है। इसके बाद कहानी समाप्त हो जाती है। अब विद्वानों ने इस कहानी के विषय में अपने क्या क्या मत प्रस्तुत किए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, सूर्यपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। देखिए, शुक्ल जी के इस कथन को आप कंठस्थ कर लेंगे कि उन्होंने राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के विषय में क्या कहा है कि वो एक अत्यंत भावुक लेखक है। दूसरा, भाषा की शक्तियों पर उनका अद्भुत अधिकार है और वे एक पुराने लेखक हैं। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 यानी सन 1913 में इंदु में निकली थी। यहां इस कथन से, शुक्ल जी के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1913 में यह कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और शुक्ल जी ने इसे एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहकर के संबोधित किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने कानों में कंगना नामक कहानी को एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहकर संबोधित किया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलें। गोपाल राय इस कहानी के विषय में लिखते हैं, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्या, देखिए उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण से देखा है। शुक्ल जी ने इस कहानी का मूल्यांकन एक अलग दृष्टिकोण से देखा है और वे उसे केवल एक भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र मानते हैं। लेकिन गोपाल राय बहुत गहराई से इसके विषय वस्तु पर विचार करते हैं, इसके कथ्य पर चिंतन करते हैं और वे निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय का जो सामंती परिवेश था, जहां पर स्त्रियों को केवल विलासिता की सामग्री
समझा जाता था। उस सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। ये गोपाल राय का कथन है। गोपाल राय भी इसे भावुकतापूर्ण कहानी कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो स्पष्ट करते हैं कि इसका मूल कथ्य क्या है। उसका मूल कथ्य है पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित होना। प्रकृति और नारी सौंदर्य का भावोच्छ्वसित वर्णन कहानी को और भी यथार्थ से दूर ले जाता है। यहां बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं इस कहानी में जबकि प्रकृति का, वातावरण का सौंदर्य चित्रण, बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए गोपाल राय कहते हैं कि प्रकृति का इतना काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है और नारी के सौंदर्य का भी इतना काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इतना भावपूर्ण है कि वह यथार्थ चित्र प्रतीत होता ही नहीं। कानों में कंगना पहनने का तथ्य अपने विरोधाभास के कारण कौतूहल पैदा करता है, क्योंकि यह बिल्कुल ही अलग सी चीज है कि कानों में कोई कंगन पहने। पहली बात तो ये विश्वसनीय है ही नहीं। तो इसलिए गोपाल राय लिखते हैं कि ये विरोधाभास के कारण पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है और वही कहानी के अंत में करुणा का भाव भी व्यंजित कर जाता है। जब कहानी अंत में पहुंचती है, अपने अंत को, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, तब यही कानों में कंगना इस कहानी को एक मर्मस्पर्शी, एक करुण कहानी के रूप में रूपांतरित कर देता है। आगे चलें। अब बात आती है दूसरी कहानी राही की, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावनाओं की उद्घोषिका, कवि, कवयित्री के रूप में जानी जाती है। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता तो संभवतः हर किसी ने बचपन में पढ़ी होगी। तो उसी महत्वपूर्ण कविता की कवयित्री एक कहानीकार के रूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत है और हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी कहानी राही। आपके जीवन परिचय पर बात करते हैं। इनका जन्म सन 1904 में यानी संवत 1961 में हुआ, यानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह से 14 वर्ष बाद सुभद्रा जी जन्मी। जन्म स्थान था प्रयागराज के पास निहालपुर नामक मोहल्ला। आपकी शिक्षा क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज में हुई और यही क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज वो कॉलेज है जहां छायावाद की आधार स्तंभ महादेवी वर्मा पढ़ा करती थी। और दोस्तों, आपको जानकर एक सुखद अनुभूति होगी कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों हॉस्टल में, छात्रावास में एक ही रूम में, एक ही कक्ष में रहा करती थी। और महादेवी वर्मा को साहित्य की ओर जो रुझान बढ़ा, जो रुझान मिला, वो सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क से मिला। दोनों ने बहुत अधिक समय तक अलग अलग स्थानों पर कवि सम्मेलन आयोजित किए, उन कवि सम्मेलनों में भाग लिया, अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन का, जो हमें पता होना चाहिए। इनका विवाह वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ और इनकी मृत्यु 1948 में हुई। स्मरणीय बिंदु है उनके जीवन के कुछ। 15 वर्ष की आयु में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पहली काव्य कृति लिखी और वे राष्ट्रीय आंदोलनों में बराबर सक्रिय रही और कई बार राष्ट्रीय आंदोलनों के चलते वे जेल भी गईं। मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्या के रूप में भी वे नियुक्त रही। 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तत्पर हो गई। रचनाओं पर बात करते हैं। मुख्यतः सुभद्रा जी एक कवयित्री के रूप में, एक राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त प्रखर कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। उनकी कविताओं में मुख्यतः राष्ट्रीय भावना और घरेलू जीवन की छवियां अंकित हैं और इनके प्रमुख कविता संग्रह है त्रिधारा, मुकुल जो 1930 में प्रकाशित हुई, और नक्षत्र। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में और स्वदेश के प्रति, ये उनकी 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कविताएं हैं। कहानी संग्रहों पर बात करते हैं। बिखरे मोती, जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ, उन्मादिनी जो 1934 में प्रकाशित हुआ कहानी संग्रह, और सीधे साधे चित्र उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पहले 1947 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हमें जाननी चाहिए वो ये कि इन्होंने जो भी कहानियां लिखी, वो कहानियां उनके राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के संपर्क में आने की पृष्ठभूमि में लिखी गई हैं, चाहे वो उनके जेल का जीवन ही क्यों न हो। और उसी जेल के जीवन के एक अनुभव पर आधारित है वो कहानी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसका शीर्षक है राही। कहानियों के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें 2 बार सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
बाल साहित्य की रचना भी इन्होंने की। झांसी की रानी, कदम्ब का पेड़ और सभा का खेल इनकी बाल रचनाएं हैं। इनकी पुत्री सुधा चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान ने एक जीवनी लिखी है, मिला तेज से तेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें उन्होंने अपनी माता सुभद्रा जी और पिता लक्ष्मण जी के जीवन को आधार बनाकर उनके पूरे जीवन को प्रस्तुत किया है। और यह कृति हंस प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित हुई। इसको कई बार जीवनी और आत्मकथा में, यानी कथेतर अन्य गद्य विधाओं में इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका लेखक कौन है या इसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। विद्वान क्या कहते हैं सुभद्रा जी की राही कहानी के विषय में, ये देखते हैं। गोपाल राय लिखते हैं कि राही स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित एक विचार प्रधान कहानी है। ध्यान देंगे, स्वाधीनता आंदोलन, मैंने आपको बताया कि इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी वो स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि में, जो अनुभव उनको प्राप्त हुए उन्हीं की पृष्ठभूमि में लिखी। तो ये जो राही कहानी है, ये पहली बात स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। दूसरी बात, ये एक विचार प्रधान कहानी है। एक घटना, कैद के दौरान, कारावास के दौरान सुभद्रा जी को एक ऐसी घटना का अनुभव होता है, एक ऐसे दौर से वो गुजरती हैं जबकि वो घटना उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। और उन्हीं विचारों की, उन्हीं चिंतन की और उसी घटना की एक क्रमबद्ध प्रस्तुति है राही कहानी में। आगे गोपाल राय लिखते हैं, इसमें उन देशभक्तों का पर्दाफाश किया गया है जो वस्तुतः सत्ता भक्त हैं, यानी वे सोचने पर मजबूर हो जाती हैं अपनी वर्तमान राजनीतिक अवस्था पर, और वो निष्कर्ष निकालती हैं कि सच्चे देशभक्त तो गिने चुने हैं। कुछ अधिकांश देशभक्त ऐसे हैं जो केवल सत्ता के लालच में आकर, सत्ता की भक्ति के कारण, जो सत्ता में है उसी की भक्ति के कारण अपने आप को देशभक्त कहला रहे हैं और उसी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हैं और जेलों में आकर ऊंचे क्लासों के लिए झगड़ते हैं। जिस समय अंग्रेजों का जमाना था दोस्तों, उस समय जेलों में अलग अलग क्लास हुआ करती थी। जैसे रेल के डिब्बे में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी होते हैं, जनता क्लास होती है, उसी तरह से जेल में भी अलग अलग वर्ग हुआ करते थे। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें अलग अलग अच्छे ऊंचे क्लास के कैद में रखा जाता था। तो उसी का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। संवेदना का कोई क्षण इसमें नहीं है, पर आंदोलन का एक अवांछित यथार्थ सामने आता है। यानी इस कहानी में संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि क्या है, एक ऐसा हमारे समाज का, हमारी राजनीति का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा है, एक ऐसा सच है जिसे हम जानना नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं कि हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारे परिवेश में वो कड़वी सच्चाई हमारे सामने आए। तो इसके लिए शब्द प्रयुक्त किया है, एक अवांछित यथार्थ। आगे चलें। राही कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। राष्ट्रीय चेतना की कथाकार सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कहानी है और अभावग्रस्त देशवासियों के प्रति एक संवेदनशील एवं मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है। यानी जो हमारे समाज का वो वर्ग जो अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, उसके प्रति अपनी संवेदनाएं अभिव्यक्त की हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कहानी में। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्राप्त कारागार के अनुभवों की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। लेखिका के 1947 में प्रकाशित सीधे साधे चित्र नामक कहानी संग्रह में संकलित है। किस कहानी संग्रह में संकलित है, भूलना नहीं है, 1947 में प्रकाशित सीधे साधे चित्र नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, एक तो है राही जो एक गरीब कैदी स्त्री है, और एक है अनीता जो एक अमीर घराने की स्वतंत्रता सेनानी महिला है। यानी दो महिलाएं इसमें पात्र हैं, जिसमें से दोनों कैदी हैं, लेकिन एक गरीब कैदी है और दूसरी स्वतंत्रता सेनानी कैदी है। राही कहानी के मूल कथ्य पर नजर डालते हैं। निर्धन वर्ग का अभावग्रस्तता के कारण अपराधी मनोवृत्ति की ओर बढ़ना, यानी इसका जो मूल कथ्य है कहानी का, वो किससे जुड़ा हुआ है कि निर्धन वर्ग अपने जीवन की अभावग्रस्तता से ऊपर उठने के लिए, अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए, अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं जुटाने के लिए किस तरह से अपराध करने पर मजबूर हो जाता है, ये इस कहानी का मूल कथ्य है।
भूख से व्याकुल बच्चों की पीड़ा से विवश होकर एक मां चोरी करती है। जो राही है इसमें, जिसे कैद की सजा हुई है दोस्तों, उसे चोरी के अपराध में कैद की सजा सुनाई गई। वो मांगरोरी जाति की एक नीची जाति मानी जाती है, मांगरोरी। और इस कहानी से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी जाति है जिसे कोई काम नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनका जाति के अनुसार उनका धर्म है कि वो मांग कर ही खाएं, याचना करके ही खाएं, और इसीलिए उनकी जाति का नाम है मांगरोरी जाति। तो मांगरोरी जाति की महिला है राही, वो अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख पाती, मजदूरी लेने जाती है, कोई मजदूरी नहीं देता। ऐसी स्थिति में वो विवश होकर के एक अनाज की चोरी करती है और पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है और कैद कर दी जाती है। और वहीं कैद में उसकी मुलाकात अनीता नाम की एक स्वतंत्रता सेनानी कैदी महिला से होती है। सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य। कथा एक पहलू यह है कि किस प्रकार निम्न वर्ग के लोग अपनी अभावों को मिटाने के लिए, अपने दैनिक उपयोग की सुविधाएं जुटाने के लिए अपराध करने पर विवश हो जाते हैं। दूसरी बात, किस तरह से वो चोरी करते हैं और कैद कर दिए जाते हैं। और तीसरी बात, उस समय का जो राजनीतिक परिवेश था उसमें किस प्रकार सत्ता भक्ति बढ़ती जा रही थी। देशभक्ति की आड़ में सत्ता भक्ति का पोषण हो रहा था। यह भी इस कहानी के कथ्य में शामिल है। लेखिका की दृष्टि में गरीबों का कष्ट निवारण ही सच्ची देशभक्ति एवं मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अभी हमने गोपाल राय के कथन को पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि यह एक विचार प्रधान कहानी है। तो जब अनीता, जो इस कहानी की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है, वो जब राही से मिलती है, बातचीत करती है और उसकी पीड़ा, उसके जीवन के यथार्थ से अवगत होती है, तब उसे लगता है कि हम जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने घरों में सुख सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं, वास्तव में हम सच्चे देशभक्त तब कहलाएंगे जब हम मनुष्य के दुखों को मिटाने में सफल होंगे, यानी इन अभावग्रस्त लोगों के जीवन के अभाव को मिटा देंगे। वही सच्ची देशभक्ति होगी, यानी मानवता ही उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म है। और ये जो विचार बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं, इन्हीं के आधार पर गोपाल राय ने इसे विचार प्रधान कहानी कहा है। संपूर्ण कहानी अनीता एवं राही के संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है। दोनों महिलाएं कारावास में हैं। फर्क क्या है? एक स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कारावास में है, दूसरी चोरी के अपराध के कारण कारावास में है। वार्तालाप के दौरान स्पष्ट होता है कि राही को निम्न मागरोरी जाति की होने के कारण मजदूरी नहीं मिली। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मांगने पर भी भोजन न मिलने पर उससे अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उसने चोरी की और पुलिस के द्वारा पकड़ी गई। और बातचीत के दौरान ही पता चलता है कि उसके पति की जेल में ही मृत्यु हो गई थी, क्योंकि पुलिस के द्वारा उसे इतना पीटा गया कि अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में जब राही भी जेल में आ गई और पति है नहीं, तो उसके बच्चे बेसहारा सड़कों पर घूम रहे हैं। और ये जो स्थिति है, ये अनीता को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। और यही कारण है कि उसे लगता है कि समाज के इस निम्नतम वर्ग का कल्याण करना, उद्धार करना, इसके जीवन को लक्ष्यबद्ध बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। महत्वपूर्ण संवादों पर बात करते हैं। यह कहानी की शुरुआत है, प्रारंभ है कहानी का। इन संवादों से कहानी प्रारंभ होती है। जिस तरह से कानों में कंगना संवाद से प्रारंभ हुई थी, उसी तरह से यह कहानी भी संवाद से प्रारंभ होती है। तेरा नाम क्या है? अनीता पूछती है। जो कैदी स्वतंत्रता सेनानी अनीता है, वो पूछती है तेरा नाम क्या है। और जो दूसरी कैदी स्त्री है, चोरी के अपराध में जिसको कैद किया गया है, वो बताती है राही। तुम्हें किस अपराध में सजा हुई? अनीता पूछती है। चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। नाज यानी अनाज। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? अनीता उससे पूछती है कि आखिर चोरी करने की वजह क्या थी। मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। ये किसका कथन है? ये है अनीता का कथन। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख ना मिले तो? ये अनीता का सवाल है कि यदि भीख ना मिले मांगने पर तो क्या करना चाहिए? तो फिर चोरी करते हैं। ये कड़वा जो यथार्थ है, ये जब अनीता के सामने आता है, तब उसे पता चलता है कि जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं लोग, वे किस प्रकार अपराध की वृत्ति अपना लेते हैं। विवश हो, उनके जीवन की विवशता ही यही है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार,
बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। यानी जब अनीता उससे कहती है कि तुम्हें जब पकड़ा गया तो तुम अपनी सारी स्थिति बताती सरकार को, तब उसने कहा हम गरीबों की कोई नहीं सुनता, मेरे बच्चे भी आए थे कचहरी में, सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अगला संवाद है, राही कहती है उनका बाप मर गया सरकार। जब अनीता पूछती है कि उसका बाप कहां है, अब बाप ही बच्चों को संभाल रहा होगा, तब राही बताती है उनका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। राही कहती है उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे, मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया, 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी और वहीं मर गया। पूरा का पूरा राही का जो जीवन है वो यहां पर सामने आ जाता है। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अब ये कहानी का अंतिम अंत है, यानी राही के जीवन की पूरी बात सुनने के बाद अंत तक हिल गई अनीता और वो ये सोचने पर विवश हो गई कि आखिर एक पढ़े लिखे शिक्षित समर्थ व्यक्ति का दायित्व क्या है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। और उसे सोचते सोचते उसे नींद आ गई और जब नींद में उसने स्वप्न देखा कि वो मांगरोरी जाति के लोगों के बीच पहुंच गई है, उनका उद्धार कर रही है, कल्याण कर रही है, सभी बच्चे उस जाति के पढ़ने जा रहे हैं और कोई भी अपराधी वृत्ति की ओर नहीं है। इतनी देर में जबकि वो स्वप्न देख रही थी उतनी देर में किसी ने उसे जगाया। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली, अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। क्या था उसका स्वप्न? उसका स्वप्न था जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जो परिवार समाज का जो वर्ग, उसके जीवन को लक्ष्यबद्ध करना ताकि वो अपराधी वृत्ति से विमुख हो सके, उनके जीवन में ऐसी कोई विवशता ना आए जिसके कारण उन्हें अपराध करना पड़े। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है दोस्तों। और अब इन दोनों कहानियों पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहले कानों में कंगना कहानी के प्रश्नों पर बात करेंगे। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के संरक्षण में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? इंदु, ब्राह्मण, सदादर्श और नई धारा। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार से एक हिंदी पत्रिका निकलती थी नई धारा, ये एक मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के संरक्षण में हुआ, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित कानों में कंगना कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1907 हिंदी प्रदीप, 1910 सरस्वती, 1913 इंदु, 1911 सुदर्शन। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कानों में कंगना नामक कहानी। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के किस कहानी संग्रह में संकलित है? कुसुमांजलि, अपना पराया, धर्मधुरी या गांधी टोपी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनके कहानी संग्रह कुसुमांजलि में संकलित है ये कहानी कानों में कंगना, यानी आंसर होगा इस प्रश्न का ए। अगला प्रश्न, कानों में कंगना से संबंधित असत्य कथन है। यह कहानी लेखक ने आगरा में अपने अध्ययन काल में लिखी। लेखक की यह कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुई। यह प्रेम एवं वासना के अंतर को स्पष्ट करने वाली मार्मिक कहानी है। कहानी में एक राजकुमारी का निर्धन से विवाह होने की पीड़ा का चित्रण है। तो दोस्तों ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। आगरा में अपने अध्ययन काल में लिखी थी राजा साहब ने ये कहानी, और कहानी प्रतियोगिता हुई थी महाविद्यालय में और उसमें इसको प्रथम पुरस्कार मिला था। प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट करने वाली कहानी है, ये भी हम पढ़ चुके। और कहानी में राजकुमारी का निर्धन से विवाह होने की पीड़ा का चित्रण है, ये कथन गलत है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तेरा नाम क्या है राही, यह कथन किसने किससे पूछा? अनीता ने कैदी स्त्री से, कैदी स्त्री ने अनीता से, जेलर ने कैदी स्त्री से, जेलर ने अनीता से। तो बहुत सरल सा प्रश्न है, अनीता ने कैदी स्त्री से पूछा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, किरण तुम्हारे कानों में क्या है, यह संवाद किस कहानी का है? राही, कानों में कंगना, आकाशदीप या पिता।
तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये जो संवाद है ये प्रारंभिक पहला संवाद है कानों में कंगना का, यहीं से कानों में कंगना कहानी शुरू होती है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, संवाद में किस पट्टी के खुलने की ओर संकेत किया गया है? कर्म बंधन की पट्टी, अज्ञानता की पट्टी, वासना की पट्टी या आलस्य की पट्टी? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें प्रेम और वासना के द्वंद्व को बताया गया है। तो वासना की पट्टी के खुलने की बात की गई है और ये कहानी के अंतिम जो अवतरण है उसका अंश है ये कथन। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, सूर्यपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अधिकार रखने वाले एक पुराने लेखक हैं। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, गोपाल राय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार की टिप्पणी की है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के विषय में। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है, यह कथन किसका है? स्वयं लेखक का, योगीश्वर का, जूही का या किरण के पति का? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। योगीश्वर जो किरण के पिता थे वे किरण का दायित्व नरेंद्र को सौंप कर जाते हैं और उस समय वे ये कथन बोलते हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के किस कहानी संग्रह में संकलित है? सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी या कदम्ब का पेड़? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कहानी उनके कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1947 में हुआ था। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, राही कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1937, 1940, 1947। अभी मैंने बता दिया। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी, 1947 में प्रकाशित हुई थी राही कहानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राही कहानी के संदर्भ में असंगत है? राही कहानी में निर्धन देशवासियों की पीड़ा की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है। राही कहानी में राजाओं की विलासिता तथा कर्तव्य पलायन की प्रवृत्ति का चित्रण है। राही कहानी में अनीता और राही दो पात्र हैं। राही एक निम्न जाति की महिला है जिसे चोरी के अपराध में कैद की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों देखिए, राही कहानी में निर्धन देशवासियों की पीड़ा का मर्मस्पर्शी चित्रण है, ये बात सही है। दूसरा है राही कहानी में राजाओं की विलासिता और कर्तव्य पलायन की प्रवृत्ति का चित्रण है, ये असंगत कथन है। राही कहानी में अनीता और राही दो पात्र हैं, ये भी सही है। और एक निम्न जाति की महिला है राही जिसे चोरी के अपराध में कैद की सजा सुनाई गई है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही कथन इस कहानी के विषय में असंगत है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, राही किस जाति की स्त्री है? मांगरोरी, भील, गरासिया या गाड़िया लोहार? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न, राही से बातचीत के बाद अनीता के मन में अनेक विचार आए, कौन सा विचार उसके मन में नहीं आया? देश को किस प्रकार स्वतंत्र किया जाए? कुछ लोग आराम की, कुछ लोग चोरी कर पेट पालने की जिंदगी क्यों बिताते हैं? एक ही देश के निवासियों को खाने पहनने का समान अधिकार मिलना चाहिए। सरकारी वकील की चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। तो देखिए, राही से बातचीत के बाद जब अनीता सोच में पड़ गई, जब उसे पता चला कि उसके समाज का एक वर्ग इतनी विवशतापूर्ण जिंदगी जी रहा है, तो उसके मन में सबसे पहला विचार आया कि इस देश में ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो आराम और विलासिता की सुख सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं और कुछ लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध यानी चोरी करने पर विवश होते हैं। पहला प्रश्न उनके मन में यह उठा। दूसरा प्रश्न उनके मन में यह उठा कि जब हम सभी, चाहे वो अभावग्रस्त लोग हों, चाहे विलासी जीवन व्यतीत करने वाले लोग हों, जब एक ही देश के निवासी हैं, सभी भारतीय हैं, तो सबको खाने पहनने का समान अधिकार मिलना चाहिए। यानी सभी के जीवन में रहन सहन की आवश्यकताएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा उसके मन में यह विचार आया जब उसने राही से पूछा कि किस तरह से उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसे 1 साल की सजा दे दी गई, तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सरकारी वकील जो है अपनी चतुराई से जिरह करते वक्त जज को प्रभावित कर लेते हैं अपने वक्तव्य से, और परिणाम ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं और उनके बच्चे बेसहारा सड़कों पर घूमने पर विवश हो जाते हैं। तो ये तीनों कथन
बी, सी और डी ये बिल्कुल सही हैं। ये विचार आए, लेकिन देश को कैसे आजाद किया जाए ये विचार उस राही से बातचीत करने के बाद अनीता के मन में नहीं आया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। एनवीएस पीजीटी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। राधिका रमन प्रसाद सिंह, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या राधाचरण गोस्वामी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सेक्सरिया पुरस्कार या मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो हम पढ़ चुके दोस्तों, सेक्सरिया पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, मिला तेज से तेज कृति संबंधित है सुभद्रा जी की काव्य कृतियों से, सुभद्रा जी की कहानियों से, सुभद्रा जी की राष्ट्रीय भावना से, सुभद्रा जी एवं उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह के जीवन से। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जीवनी विधा की कृति है मिला तेज से तेज, जो कि सुभद्रा चौहान की पुत्री सुधा चौहान के द्वारा लिखी गई। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहां तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। यह कथन किस राजनीतिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? पहली बात तो यह कथन है सुभद्रा जी की कहानी राही का। जब वे राही से बातचीत करती हैं और उसके जीवन के यथार्थ से परिचित होती हैं, तब वे सोच में पड़ जाती हैं, चिंतन में पड़ जाती हैं, और तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो देशभक्ति के नाम पर कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, यानी देशी वस्तुओं को भी नहीं अपनाते थे, बात बात में कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब जबकि कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्य में बहुत ही प्रभावशाली संस्था के रूप में सामने आई है, तो वे कांग्रेस के भक्त बन गए हैं, खद्दर पहनने लगे हैं और यहां तक कि जेल भी जाने लगे हैं, ताकि उनकी देशभक्त के रूप में पहचान हो सके। तो एक राजनीतिक प्रवृत्ति, कौन सी राजनीतिक प्रवृत्ति इस कथन से उजागर हो रही है? ऑप्शंस हैं देशभक्ति, सत्ता भक्ति, दल बदलने की प्रवृत्ति, स्वार्थ सिद्धि के लिए देशद्रोह। तो देखिए, देशभक्ति तो यह है नहीं, क्योंकि देशभक्त होते तो कांग्रेस चाहे सत्ता में हो या ना हो, वे हर हाल में अपनी देशी वस्तुओं का प्रयोग करते और आंदोलन में भाग लेते और जेल जाते। वो स्थिति नहीं है। सत्ता भक्ति विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस के आते ही, यानी कांग्रेस के समाज में प्रभावशाली होते ही वे उसकी चापलूसी करने लगे, कांग्रेस के लोगों के आगे पीछे घूमने लगे, खद्दर पहनने लगे और जेल भी जाने लगे, ताकि जैसे ही उसे और अधिक मजबूती से राजनीतिक जीवन में प्रधानता मिले, वे किसी न किसी पद को प्राप्त कर सकें। तो ये सत्ता के लिए की गई भक्ति है, दल बदलने की प्रवृत्ति है नहीं, और स्वार्थ सिद्धि के लिए देशद्रोह भी नहीं है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, राही कहानी की मूल संवेदना से संबंधित कथन नहीं है। सच्ची देशभक्ति इन गरीबों के कष्ट निवारण में है, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, आजादी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, अशिक्षा और अज्ञानता को मिटाकर निर्धन वर्ग का जीवन लक्ष्यबद्ध बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी जो मूल संवेदना है कहानी की, उसमें सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्ट निवारण में है, ये बात बिल्कुल सही है। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आजादी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये बात गलत है, क्योंकि इस कहानी की मूल संवेदना का इससे कोई संबंध नहीं है। अशिक्षा और अज्ञानता को मिटाकर निर्धन वर्ग का जीवन लक्ष्यबद्ध बनाना चाहिए, ये स्वप्न लेकर के जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, मतलब अनीता जो पात्र है वो अपने घर। तो ये भी इसकी मूल संवेदना से जुड़ा हुआ है, यानी संबंधित कथन कौन सा नहीं है? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर सी। अगला प्रश्न, अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली गई, इस कथन में किस स्वप्न की ओर संकेत है? ए, देश को आजाद कराने का स्वप्न, बी, भीख मांगकर और चोरी करके जीने वालों के जीवन को लक्ष्यबद्ध बनाने का स्वप्न, स्त्री शिक्षा के प्रसार का स्वप्न, अंधविश्वास मुक्त समाज की स्थापना का स्वप्न। तो देखिए, देश को आजाद कराने का सपना उन्होंने नहीं देखा अनीता ने,
भीख मांगकर चोरी करके जो जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन को लक्ष्यबद्ध बनाने का सपना उन्होंने देखा। स्त्री शिक्षा के प्रसार का सपना भी नहीं देखा और अंधविश्वास मुक्त समाज की स्थापना का सपना भी नहीं देखा। यानी सही विकल्प है बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत कहानियों पर बात की। एक कहानी थी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा रचित कानों में कंगना, जो कि एक भावपूर्ण कहानी थी जिसमें प्रेम और वासना के द्वंद्व को स्पष्ट किया गया था। और दूसरी कहानी थी राही सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित, जिसमें ये स्पष्ट किया गया, ये संदेश दिया गया कि समाज का उत्थान करना, सामाजिक समानता की स्थापना करना, मनुष्य का कल्याण करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यानी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उम्मीद करती हूं कि ये दोनों ही कहानियां आपको रोचक लगी होंगी, इनके कथ्य भी आपने हृदयंगम कर लिए होंगे। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।